नमस्कार, आप IS24 देख रहे हैं। आप मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ में स्वागत है आप सभी का। चलिए और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। AICC ने इलेक्शन कमेटी की घोषणा की है। CEC में मध्य प्रदेश से ओमकार सिंह मरकाम शामिल हुए। डिंडौरी से कांग्रेस MLA हैं ओमकार सिंह मरकाम। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर AICC ने इलेक्शन कमेटी की घोषणा की है। CEC में मध्य प्रदेश से ओमकार सिंह मरकाम शामिल हैं। डिंडौरी से कांग्रेस MLA हैं ओमकार सिंह मरकाम, जिनको इस कमेटी में शामिल किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। CEC में मध्य प्रदेश के MLA को जगह मिली है। AICC ने इलेक्शन कमेटी की घोषणा कर दी है। यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। CEC में मध्य प्रदेश से ओमकार सिंह शामिल है और वो सूची भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। डिंडौरी से कांग्रेस MLA हैं जिनको CEC की इलेक्शन कमेटी में जगह मिली है। नवीन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जो नवीन, ओमकार मरकाम को जगह मिली है CEC की इलेक्शन कमेटी में। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश से इकलौते शहर हैं जिनको जगह मिली है। और मध्य प्रदेश सरकार 2018 में जब कांग्रेस सरकार बनी थी उस वक्त ओमकार सिंह मरकाम मध्य प्रदेश में आदिवासी विभाग के मंत्री थे और बड़ा चेहरा है और राहुल गांधी की काफी नजदीकी माने जाते हैं। इस वजह से भी उनको सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जगह मिली है। फिलहाल डिंडौरी से वो कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश से अकेले ऐसे चेहरे हैं जिनको यहाँ से जगह मिली है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में 16 मेंबर हैं। सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तमाम बड़े चेहरे हैं। दिग्विजय सिंह वहां नहीं है, सुरेश पचौरी वहां नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के जितने बड़े चेहरे हैं वो वहां नहीं है, लेकिन 3 बार के विधायक और 1 बार के मंत्री ओमकार सिंह मरकाम को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जगह मिली है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी जो है AICC आदिवासियों के जरिए पूरे देश भर में एक माहौल बनाना चाहती है और ओमकार सिंह मरकाम को चुना है। और 16 लोगों की खास लिस्ट में ओमकार सिंह मरकाम का नाम है। युवा भी हैं, आदिवासी भी हैं, 3 बार के विधायक भी हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये एक बड़ा डिसीजन के तौर पर देखा जा रहा है। निश्चित रूप से जिस तरह से नवीन आप खुद बता रहे हैं कि कई बड़े चेहरे हैं जिनको शामिल नहीं किया गया, सूची में नाम नहीं है, लेकिन ओमकार मरकाम को इस सूची में शामिल किया गया। आखिर इसके पीछे क्या सोच रही होगी, क्या मंशा रही होगी, किस तरह की रणनीति इसके पीछे? देखिए, मध्य प्रदेश में ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश में 47 सीटें जो है आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं, जनजातियों के लिए रिजर्व हैं। और ओमकार सिंह मरकाम नया और उभरता हुआ एक चेहरे के तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए थे। और तीसरी बार जब वो विधायक बने तो उनको मध्य प्रदेश सरकार में उनको मंत्री बनाया गया। आदिम जाति कल्याण विभाग का उनको मंत्री बनाया गया। और चूंकि ये भी दावा किया जाता है कि राहुल गांधी के काफी नजदीकी हैं, राहुल गांधी के जो टैलेंट हंट था उसमें भी वो चुनकर आए थे, उनको राहुल गांधी पसंद करते हैं। तो इस नजरिए से भी उनको देखा गया। और कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने सरकार में उनको मंत्री बनाया। और युवा होने के नाते भी उनको सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया है। और मध्य प्रदेश में चूंकि चुनाव है 3 महीने बाद, और कांग्रेस की इलेक्शन कैंपेन कमेटी का जो चेयरमैन है कांतिलाल भूरिया को बनाया गया, वो भी आदिवासी वर्ग से हैं। और देश का जो सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी का जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसका उस टीम में अगर किसी आदिवासी नेता को कांग्रेस शामिल कर रही है मध्य प्रदेश से, तो ये तय है कि इस देश में और खासकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस आदिवासियों से बड़ी उम्मीदें कर रही है। और ये चाहती है कांग्रेस पार्टी की आदिवासियों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वहां से पार्टी को तगड़ा माइलेज मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में बदमाशों पर नकेल नहीं लग पा रही है। पुलिस की उदासीनता की वजह से बदमाश चाहे जब कानून तोड़ते नजर आ रहे हैं। कानून की धज्जियां उड़ाने इंदौर और जबलपुर से 2 वीडियो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सामने आए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में बदमाशों में कानून का खौफ खत्म सा हो गया है, इसलिए वे कानून हाथ में लेने से नहीं चूक रहे। ऐसे ही 2 मामले इंदौर और जबलपुर में सामने आए हैं। पहले बात इंदौर की।
यहाँ तेजाजी नगर के स्काईलाइन रिसोर्ट में गैंगस्टर अरुण वर्मा के जन्मदिन की पार्टी में मनोहर वर्मा और शैलू जायसवाल जैसे बदमाश जुटे और शराब के साथ अश्लील रशियन डांस हुआ। वहीं पब में हुई इस पार्टी पर मंत्री उषा ठाकुर ने आपत्ति जताई है और कहा है कि ये युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए घातक है। ये पब में जो अपसंस्कृति का प्रचार प्रसार चल रहा है, ये युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए बहुत ही घातक है। इसको नियंत्रित होना बहुत जरूरी है। वहीं जबलपुर में भी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ बदमाश संजू लोधी ने हाथ में पिस्टल लहराकर जमकर डांस किया। करीब 1.5 महीने पहले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस जागी और आरोपी को पिस्टल कारतूस समेत गिरफ्तार किया है। गुरु ज्ञान देने के लिए जाना जाता है, लेकिन ग्वालियर की एक निजी कोचिंग में 3 शिक्षकों ने एक मासूम छात्र को होमवर्क न करने पर ऐसी सजा दी कि अब मासूम कोचिंग जाने के नाम से ही समझाता है। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर शहर के आदित्यपुरम में एक प्राइवेट कोचिंग पर कक्षा 8वीं के छात्र से बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि द प्राइम क्लासेस कोचिंग संचालक के इशारे पर 3 शिक्षकों राहुल गुर्जर, अभिषेक और संकेत भारती ने कक्षा 8वीं के 13 साल के छात्र को लिटाकर प्लास्टिक के पाइप से बेरहमी से पीट दिया। पिटाई के बाद छात्र के शरीर पर उभरे निशान शिक्षकों की बर्बरता की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मैथ्स का होमवर्क पूरा नहीं किया था। राहुल गुर्जर सर ने मुझे मारा था, मुझे लेटाकर बेंच पर मारा था। वहीं शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की तो आरोपी टीचर फरार हो गए। कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचरों द्वारा मैथ का होमवर्क पूरा न करने के संबंध में उसकी मारपीट की गई है, प्रकरण पंजीबद्ध किया। छात्र से मारपीट के बाद उसके परिजन गहरी चिंता में। उनका कहना है कि बेटे पर इस पिटाई से काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। काफी मारा गया है कोचिंग में उसको, तो हम चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या होमवर्क पूरा न करने पर कोई शिक्षक इतना बेरहम हो सकता है? ग्वालियर में कटोरा ताल की चौपाटी पर बाइक पार्किंग पर हुए विवाद के बाद हत्या के मामले में पुलिस की सख्ती यहां पर देखने को मिल रही है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 7 में से 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर की कटोरा ताल चौपाटी पर चाकू से गोदकर हत्या के मामले में पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। वारदात के बाद पुलिस ने टीम बनाकर 3 आरोपी पुष्पेंद्र परिहार, नरसिंह और गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बाकी 4 आरोपी अब भी फरार हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही दूसरे आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। कटोरा ताल के सामने 2 पक्षों में विवाद हो गया था और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, तो उसमें मामला कायम कर लिया गया था और आरोपियों को ढूंढा जा रहा था। तो 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और जो उसमें वीडियो जिसकी सामने आ रहा है उस वीडियो को वेरीफाई किया जा रहा है और जो उसमें व्यक्ति दिख रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कटोरा ताल पर पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ था। आरोपियों ने पीड़ित पर लगातार चाकू से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि पीड़ित को बचाने आए उसके भाई आयुष और दोस्त वत्सल गर्ग पर भी हमला कर घायल कर दिया गया। वारदात को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उसी इलाके में 2 और बदमाशों ने भी सफाई कर्मचारी को चाकू मारकर घायल कर दिया। वारदात के बाद पुलिस पर सवाल उठ रहे थे। सिंगरौली जिले में संचालित एक निजी कंपनी की कोयला खदान में ग्रामीणों ने अचानक हमला कर दिया। महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण खदान के अंदर घुस गए और कोयले के प्रोडक्शन का काम यहां पर रोक दिया। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। सिंगरौली में कोयला खदान पर ग्रामीणों ने हमला कर काम रोक दिया। दरअसल झलरी मंझौली गांव में अडानी ग्रुप की MPMDC कोल ब्लॉक की कोयला खदान है। विस्थापन से संबंधित सुविधाएं न मिलने को लेकर बच्चों, महिलाओं समेत सैकड़ों ग्रामीण खदान में घुस गए और काम को रुकवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना सुविधाएं दिए जबरन विस्थापन किया जा रहा है। जानकारी लगने पर पुलिस ने ग्रामीणों को हटाया और मामला दर्ज किया। ग्रामीणों ने जब देखा कि हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो ऐसा सुनने में आया कि ग्रामीण कुछ लोगों के साथ में खदान में अंदर चले गए और वहां जाके उन्होंने खदान का काम रोक दिया था और कंपनी प्रबंधन और ग्रामीण लोगों के बीच में वार्तालाप चल रही है। ये पहला मौका नहीं है जब ग्रामीणों का आक्रोश फूटा हो। करीब 10 दिनों से MPMDC कोल ब्लॉक के खिलाफ ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। अब एक बार फिर प्रशासन और प्रबंधन के साथ ग्रामीणों की एक मीटिंग तय हुई। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसका क्या नतीजा निकलता है। निवाड़ी जिले के ओरछा में श्री राम राजा लोक बनाया जाएगा। सीएम शिवराज ने राम राजा लोक निर्माण का भूमि पूजन कर लोगों के दिलों में जगह बना ली है। देखिए रिपोर्ट। राम राजा सरकार की
महाकाल लोक की ही तरह निवाड़ जिले के ओरछा में श्री राम राजा सरकार लोक बनाया जाएगा। 5 एकड़ में बनने वाले राम राजा लोक का भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है। भव्य राम राजा लोक को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, 32 करोड़ की लागत से मंदिर परिसर का विस्तार भी किया जाएगा। इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान राम की कृपा से ही संभव हो पाया है। हमारे राम राजा दिन में अपने ओरछा में रहते हैं, रात में अयोध्या वास करते हैं। राम राजा हमारे यहाँ रहते हैं, उनके लिए अब राम राजा लोक उन्हीं की कृपा से बन रहा है। मंत्री गोपाल भार्गव ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम शिवराज हैं, इसलिए ही अकल्पनीय काम संभव हो पाया है और कोई होता तो ये ना हो पाता। आज राम राजा सरकार के उस अद्भुत लोक का भूमि पूजन हुआ है। राम राजा के प्रति लोगों की श्रद्धा पूरे ओरछा में है। सीएम शिवराज के कार्यों को लेकर स्थानीय लोग भी खुश हैं। इसे लेकर चुनावी साल में बीजेपी बेहद उत्साहित है। मध्य प्रदेश में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी जनता का आशीर्वाद ले रही, लेकिन यात्रा के आगाज कार्यक्रम में बीजेपी ने अपने ही दिग्गज नेता उमा दीदी की उपेक्षा कर अपनी ही मुश्किल बढ़ा ली। देखिए रिपोर्ट। जनता से आशीर्वाद लेने के लिए बीजेपी ने 3 सितंबर से जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चित्रकूट से यात्रा का भव्य आगाज किया, लेकिन बीजेपी ने शुभारंभ कार्यक्रम में पूर्व सीएम उमा भारती को इनवाइट नहीं किया, जिसे लेकर रविवार को उमा भारती ने नाराजगी जाहिर की थी। सोमवार को भी उमा दीदी ने फिर ट्वीट कर नाराजगी जताई और कहा कि अब जन आशीर्वाद यात्रा में बुलाने पर भी नहीं जाऊंगी, लेकिन सीएम शिवराज कहेंगे तो चुनाव प्रचार जरूर करूंगी, क्योंकि पार्टी को खून पसीने से खड़ा किया है, नुकसान नहीं होने दूंगी। कंज्यूमरिज्म की ये पॉलिटिक्स में आने लगी है अब कि इस्तेमाल करो और भूल जाओ, ये मैं भाजपा में तो होने ही नहीं दूंगी। इसलिए मैंने एक जरा सा थोड़ा सा झटका देने के लिए बोल दिया, बिल्कुल प्लानिंग से बोला। मोदी जी जब आएंगे 25 तारीख को तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मोदी जी की सभा बहुत अच्छी हो और यहाँ भाजपा की सरकार बने, लेकिन अब मैं 25 तारीख तक तो किसी भी कार्यक्रम में भागीदारी नहीं करूंगी। जो हालात अगर ऐसे बन गए हैं कि हम भयभीत हैं इस बात के लिए कि हमारी सरकार बनेगी कि नहीं, तो हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। कमलनाथ जी बहुत मजबूत नेता अब है नहीं, कांग्रेस में कोई नेता बचा नहीं है, उनका जो हीरा था वो हमारे यहाँ आ गया, फिर भी हमें अगर उनसे डर लगने लगा है तो हमें कहाँ कमी हो गई है। जो सरकार बनाने की प्रक्रिया हुई 2020 में, तब से लेके आज तक जो भाजपा की स्थितियां बन गई, उसमें कहीं ना कहीं कोई अवमूल्यन ऐसा हो गया भाजपा का लोगों की नजर में, जिससे कि हम भयभीत हो गए हैं। उमा भारती की उपेक्षा पर कांग्रेस ने तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी महिलाओं का अपमान करती है। जिनकी मेहनत से, कृपा से आज शिवराज सिंह मध्य प्रदेश की कुर्सी पर विराजमान है मुख्यमंत्री के रूप में, उसमें उमा भारती का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं तो चाहूँगा साध्वी जी हैं, अगर आपका इस तरह अपमान कर रहे हैं तो आपको श्राप दे देना चाहिए। यात्रा के जरिए बीजेपी प्रदेश की ज्यादातर विधानसभाओं को कवर कर लोगों में पैठ बनाना चाहती है, लेकिन अपने नेताओं की उपेक्षा कहीं उसे महंगी ना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश में कम बारिश ने कई जिलों को सूखे के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। फसलें सूखने लगी और खेतों में दरारें पड़ने लगी। 53 में से 45 जिले इससे प्रभावित हैं। फसलों पर सूखे के असर से किसान अब परेशान हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इस बार कम बारिश हुई है और इस कारण सूखे के हालात हैं। राज्य के 53 जिलों की बात करें तो इनमें से 45 जिलों में सूखे के हालात हैं। 27 जिलों में 46% कम बारिश हुई है। विंध्य और बुंदेलखंड में सबसे बुरे हालात हैं। कम बारिश के कारण मक्का, सोयाबीन और तुअर की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है और इससे अन्नदाता की चिंता बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में बांधों की स्थिति की बात करें तो जबलपुर का बरगी बांध 6%, खंडवा का इंदिरा सागर बांध 12.5%, सीहोर का कोलार बांध 29%, होशंगाबाद का तवा बांध 9.3%, मंदसौर का गांधी सागर बांध 32.5%, भोपाल का कलियासोत 30% और केरवा डैम 36.3%, अशोकनगर का राजघाट बांध 15.5%, विदिशा का हलाली बांध 55% और शहडोल का बाण सागर बांध 17.1% खाली है, जो और बुरे हालात के संकेत दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में सूखे के हालात को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी चिंतित है। सीएम ने आज महाकाल दरबार में जाकर विशेष पूजा कर अच्छी बारिश की कामना की। महाकाल महाराज के मंदिर, और मैंने वहां हाथ जोड़ कर प्रार्थना की महाकाल महाराज से कि हे महाकाल महाराज, मेरे मध्य प्रदेश में, मेरे देश में पानी की वर्षा करवा दो। फसलें सूखने लगी है, किसान परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है।
वहां मंदिर में अनुष्ठान हो रहा है, पूजा हो रही है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर में बारिश के लिए पूजा करने को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कमलनाथ ने कहा कि सीएम को सूखे का सर्वे कराना चाहिए और किसानों को राहत देनी चाहिए। उधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी सुनकर सीएम पूजा करने चले गए हैं। शिवराज जी को बहुत सारी पूजा करनी पड़ेगी, केवल सूखा की नहीं, बिजली की, रोजगार की, भ्रष्टाचार की, तो ये सब पूजा करनी पड़ेगी और मुआवजा दिया जाए। पूजा जब उन्होंने देख लिया होगा मौसम विभाग की घोषणा, तो आप पहुँच गया पूजा करने, दिखावा करने। अगर इतनी ज़्यादा महाकाल से मैं श्रद्धा थी, इतनी भक्ति थी, तो करोड़ों का घोटाला करने का काम क्यों किया? वहीं बारिश न होने पर लोग अब टोटकों का सहारा ले रहे हैं। रतलाम के पलसोड़ा गांव में ग्रामीणों ने पहले मेंढक मेंढकी की यात्रा निकालकर पूजा अर्चना की और फिर ढोल नगाड़ों के साथ सरपंच को गधे में उल्टा बैठाकर पूरे गांव में घुमाया। इसके बाद भगवान इंद्रदेव से अच्छी बारिश की कामना की गई। वहीं मौसम विभाग की माने तो सितंबर में फिर से सिस्टम एक्टिव होने की उम्मीद है। 4 से 5 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में सिस्टम एक्टिव हो रहा है। 6 से 7 सितंबर तक लो प्रेशर एरिया एक्टिव हो सकता है और ये 18 से 19 सितंबर तक एक्टिव रह सकता है। मौसम विभाग के अनुमान ने एक बार फिर से लोगों की उम्मीद बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।